वेलकम बैक फ्रेंड्स आज हम जिस लिटरेरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर्मलिज्म। फ्रेंड्स एज यू नो कि हम लिटरेरी थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी थ्योरी के नेम से। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपका बेस नॉलेज बन जाए। फ्रेंड्स बट लिटरेरी थ्योरी कोई भी हो, उसका प्राइमरी फोकस या उसका प्राइमरी पर्पस यही होता है कि वो हमें बताती है कि हमने किसी भी चीज़ को कैसे पढ़ना है ताकि हम उसके असल मैसेज को समझ सकें। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ जो कि है फॉर्मलिज्म के बारे में। फ्रेंड्स फॉर्मलिज्म की जो मूवमेंट है 1910 में स्टार्ट होती है रशिया और पोलैंड से। फ्रेंड्स वैसे तो इस मूवमेंट का स्टार्ट पोलैंड से हुआ था, लेकिन फॉर्मलिज्म को जो ज़्यादा पॉपुलैरिटी और ज़्यादा रिच इन्वायरमेंट मिला वो रशिया से मिला। रिच इन सेंस कि रशिया में फॉर्मलिज्म पर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ। फ्रेंड्स रशिया में जब फॉर्मलिज्म पर काम हुआ तो बेसिकली टू ग्रुप्स ने इस पर काम किया। इन दोनों ग्रुप्स में डिफरेंट स्कॉलर्स और डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स थे जो फॉर्मलिज्म को लेके चल रहे थे, उस पर रिसर्च कर रहे थे। इनमें जो फर्स्ट ग्रुप था दैट वाज कॉल्ड ओपोयाज। फ्रेंड्स ओपोयाज इज अ रशियन टर्म और अ रशियन एक्रोनिम जिसका रशियन लैंग्वेज में मतलब है सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोइटिक लैंग्वेज। फ्रेंड्स इस ग्रुप को लीड कर रहे थे बहुत ही फेमस रशियन स्कॉलर विक्टर शेल्वोस्की एंड सेकंड ग्रुप वाज मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल और इस ग्रुप को लीड कर रहे थे फिलिप फॉर्टुनोव। फ्रेंड्स ये दोनों ग्रुप्स लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज को स्टडी करते थे। ये यूं कह लें कि ये दोनों ग्रुप्स लिंग्विस्टिक पर रिसर्च करते थे, लिटरेरी थीरीज पर रिसर्च करते थे। फ्रेंड्स फॉर्मलिज्म में बहुत से स्कॉलर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे, इसलिए किसी एक बंदे को स्पेसिफाई करना कि दिस इज द फादर ऑफ फॉर्मलिज्म ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा। फ्रेंड्स वर्ड फॉर्मलिज्म आया है वर्ड फॉर्म से, मतलब फॉर्मलिज्म का जो मेन फोकस है दैट इज फॉर्म। कोई भी वर्क किस फॉर्म में लिखा गया है हम इस चीज़ को कंसीडर करते हैं, इस चीज़ को माइंड में रखते हैं कि कोई भी चीज़ किस फॉर्म में लिखी जा रही है। और फॉर्मलिज्म किसी भी एक्सटर्नल या आउटसाइड फैक्टर को कंसीडर नहीं करती। मतलब जैसे ऑथर कौन है, ऑथर वो चीज़ क्यों लिख रहा है, ऑथर की इंटेंशन क्या थी उस चीज़ के पीछे, इन सब फैक्टर्स जिनको हम एक्सटर्नल या आउटसाइड फैक्टर्स बोलते हैं इनको हम कंसीडर नहीं करते। फ्रेंड्स कोई भी चीज़ पढ़ते हुए हमारा जो मेन फोकस है वो होता है कि वो चीज़ किस फॉर्म में लिखी जा रही है। फ्रेंड्स इधर एक चीज़ बड़ी नोटेबल है, वो ये कि ये जो लिटरेरी थीरीज हैं ये सिर्फ रीडर्स के लिए नहीं होती कि रीडर इनको फॉलो करे और इसके अकॉर्डिंग किसी चीज़ को पढ़े और समझे, बल्कि ये लिटरेरी थीरीज राइटर्स के लिए भी होती हैं। क्योंकि ये लिटरेरी थीरीज जो हमें कॉन्सेप्ट्स देती हैं, न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स देती हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए राइटर्स भी लिखते हैं। तो इसी तरह अगर कोई मॉडर्निज्म की थ्योरी को फॉलो करते हुए लिख रहा है तो वो मॉडर्निस्ट बन जाता है, कोई स्ट्रक्चरलिज्म को फॉलो करते हुए लिख रहा है तो वो स्ट्रक्चरलिस्ट बन जाता है। तो ऐसे दीज थ्योरीज आर नॉट जस्ट फॉर रीडर्स बट राइटर्स आल्सो। तो फ्रेंड्स कमिंग बैक टू अवर पॉइंट कि हम बात कर रहे थे फॉर्म की कि कोई भी चीज़ किस फॉर्म में लिखी गई है, बट फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फ्रेंड्स फॉर्म में हमारे पास ग्रामर कैसी यूज़ हो रही है ये आ सकता है, लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी यूज़ हो रही हैं, मीटर कौन सा यूज़ हो रहा है, नैरेटिव टेक्निक कौन सी यूज़ हो रही है। मतलब नैरेटिव टेक्निक मीन कोई भी चीज़ जब हम नरेट करते हैं बताते हैं तो जिस तरह उसमें टेक्निक्स होती हैं फर्स्ट पर्सन नरेशन, सेकंड पर्सन, इस तरह। तो ये सब चीज़ें हमारी फॉर्म में इंक्लूड होती हैं। और जैसे मीटर्स हो गए, आपको पता होगा कि मीटर्स जो है वो बेसिकली पोइट्री में यूज़ होते हैं। जैसे हमारे बहुत फेमस पोइट विलियम शेक्सपियर जो पोइट्री लिखते थे, वो पोइट्री लिखते हुए जिस मीटर का यूज़ करते थे दैट वाज आयम्बिक पेंटामीटर। और फ्रेंड्स मज़े की बात यह है कि फॉर्मलिज्म ज़्यादा डील भी पोइट्री के साथ करती है। और फॉर्मलिज्म का मानना है कि पोइट्री ऑटोटेलिक होती है। फ्रेंड्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऑटोटेलिक मीन्स कि पोइट्री खुद ही अपना असल मतलब बता रही होती है कि वो किस फॉर्म में लिखी गई है। तो फ्रेंड्स फॉर्मलिज्म की मेन चीज़ों को तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बैकग्राउंड क्या है इसका, ये किस चीज़ पे फोकस करती है, किस चीज़ पे इग्नोर करती है। बट फ्रेंड्स अब हम उन 4 मेजर टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो फॉर्मलिज्म ने हमें दी।
और इन टर्म्स को ना सिर्फ रीडर्स कोई चीज़ रीड करते हुए यूज़ करते हैं, बल्कि राइटर्स भी इन चीज़ों को यूज़ करते हुए कोई चीज़ लिखते हैं। एंड द फर्स्ट टर्म इज़ डीफेमराइजेशन। तो फ्रेंड्स, फॉर्मलिज्म ने कहा कि जो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं या जिन्हें हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो अक्सर जब वो कोई चीज़ हम बुक में पढ़ते हैं, किसी नॉवल में पढ़ते हैं, तो उसे इतनी वैल्यू नहीं देते क्योंकि वो चीज़ हम डेली लाइफ में देख रहे होते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, कैटर करने के लिए, हम उस कॉन्सेप्ट को जब बताते हैं या जब रीड करते हैं तो उसे बहुत ही यूनिक और स्ट्रेंज और बिल्कुल नए अंदाज में बताया जाता है, ताकि रीड करने वाला बंदा इंटरेस्ट लेके पढ़े, उसे वो चीज़ ओल्ड स्कूल या कोई पुरानी ना लगे। इसी कॉन्सेप्ट को नेम दिया गया डीफेमराइजेशन का। तो कोई भी चीज़ रीड करते हुए आपको पता लग जाना चाहिए कि इधर डीफेमराइजेशन की टेक्निक का यूज़ हो रहा है, और राइटर भी इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए बहुत कॉमन चीज़ों को एक बिल्कुल नए अंदाज में बताते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्म इज़ फोरग्राउंडिंग। फ्रेंड्स, ये जो फोरग्राउंडिंग की टर्म, ये जो कंसेप्ट है, ये आर्ट्स की फील्ड से आया है। मींस ये जो आर्टिस्ट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि हर इमेज का या हर पेंटिंग का जब आर्टिस्ट उस पेंटिंग को बनाता है तो उस पेंटिंग का कोई मैसेज होता है, उसका कोई थीम होता है। तो वो थीम को कन्वे करने के लिए उसे ना बड़े शॉकिंग और बड़े स्ट्राइकिंग एक अंदाज के अंदर जो है ना उसे कन्वे करता है, ताकि जो उस पेंटिंग को देखे उसके ऊपर वो चीज़ डोमिनेट हो, हैवी हो, उसे क्लियर कट वो चीज़ जो है उस पेंटिंग का जो थीम है वो चीज़ उसे वाजिया हो जाए, समझ में आ जाए। तो इसी टेक्निक को हम फोरग्राउंडिंग की टेक्निक कहते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड कॉन्सेप्ट इज प्लॉट एंड स्टोरी। फ्रेंड्स, ये नेम बेशक दो हैं लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक है, प्लॉट एंड स्टोरी। ये बेसिकली मिसकन्फ्यूज टर्म्स हैं, आप इनको ऐसे कह सकते हैं, लेकिन रशियन फॉर्मलिस्ट विक्टर शेल्वोस्की ने इसको रिफाइन करके क्लियर कट करके बताया, ताकि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ें, क्योंकि फॉर्मलिज्म तो चल ही फॉर्म के ऊपर रही है, तो जब भी हम कोई चीज़ पढ़ें तो हमें पता चले इसकी फॉर्म क्या है। तो इसीलिए उन्होंने इन दोनों कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कट बताया। मीन्स हमें क्लियर हो कि ये प्लॉट है और ये स्टोरी है, हम इसमें कंफ्यूज ना हों। और वो डिफरेंस ये था कि स्टोरी जो होती है वो इवेंट्स या वाक़यात का एक नेचुरल सीक्वेंस होता है। जिस तरह मेरे साथ पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, तो एक नेचुरल सीक्वेंस जैसे हुआ मैं वैसे बताया। लेकिन जो प्लॉट होता है, प्लॉट आर्टिफिशियल सीक्वेंस आप इसको कह सकते हैं। मींस उसे प्लॉट किया जाता है कि उसकी अरेंजमेंट चेंज की जाती है, तो उसे हम प्लॉट कहते हैं, ताकि एक उसको न्यू अंदाज में, एक न्यू स्टोरी के तौर पे उसे लिया जा सके। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉट एंड स्टोरी। एंड नाउ लास्ट एंड फोर्थ टर्म इज लिटरेरीनेस। फ्रेंड्स, ये जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मलिज्म फॉर्म पर फोकस करती है और फॉर्म में हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, जिसमें हम लिटरेरी डिवाइसेस, नैरेटिव टेक्निक, मीटर, लैंग्वेज, ग्रामर, ये सब चीज़ें हमें ड्राइव करती हैं और ये सब चीज़ें लिटरेरीनेस कहलाती हैं। ये हमें लिटरेचर की तरफ लेके जाती हैं बिकॉज दे आर लिटरेचर रिलेटेड टर्म्स। फ्रेंड्स, बट जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है वो लिटरेचर की लैंग्वेज से, लिटरेरी लैंग्वेज से डिफरेंट होती है, क्योंकि ऑर्डिनरी लैंग्वेज को हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे अब वीडियो के थ्रू मैं भी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं कोई लिटरेरी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा, मैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह लिटरेचर की लैंग्वेज और ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हमें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो लिटरेरी लैंग्वेज होती है वो लिटरेरी फीचर्स, लिटरेरी टेक्निक्स कैरी करती है और इन्हीं फीचर्स का हम एनालिसिस करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और लेक्चर होता है एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।